तो गाइस बात ऐसी है कि आज की डेट में अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, किसी भी बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा ऑफर करने जाएगी किसी भी इंसान को, वो है उस बैंक का क्रेडिट कार्ड। मतलब कि आप कोई भी हो या कुछ भी काम करते हो, बैंक के लिए समझ लो सबसे ज्यादा फायदा तब होने वाला है जब उस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। और ये इतना बड़ा ट्रैप है, इतना बड़ा कि लोग बर्बाद हुए क्रेडिट कार्ड के पीछे। देखिए, बैंक का हम इस्तेमाल करते हैं पैसे निकालने या जमा करने या फिर लोन लेने के लिए। पैसे निकालने या जमा करने के लिए हमें बैंक बार बार ना जाना पड़े, तो बैंक ने हमें डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए। ऐसे ही अगर कोई सामान खरीदना हो या कोई शॉर्ट टर्म लोन लेना हो, तो इसके लिए बैंक ने हमें क्रेडिट कार्ड दिए हैं। और ये सबको नहीं दिए, ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर को दिए हैं जिनके ऊपर बैंक को भरोसा है कि हर महीने ये काम करके पैसे चुका देंगे। अब देखिए, ये जो बैंक है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के कमाई नहीं करती। बैंक के अंदर लोग अपना पैसा जमा करते हैं और उन पैसों को बैंक लोन पे देती है और उससे इंटरेस्ट कमाती है। जो ये इंटरेस्ट है ये एक मेजर तरीका है पैसे कमाने का। इसलिए जितने ज्यादा लोग लोन लेंगे उतना ज्यादा बैंक को फायदा होगा। अब देखिए, बैंक से लोन लेने का एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। बैंक के चेक लगाने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन होती है, कैंसिल चेक दो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए इंसान के सामने जब भी बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी इंसान बैंक से लोन लेता है। इसलिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया, जो कि एक तरह का लोन ही है, उसका छोटा वर्जन कह सकते हैं। और उसका एक्सेस भी बहुत ईजी है। इसमें बैंक ने अपने ट्रस्टेड कस्टमरों को एक तरह का इजी डिजिटल कार्ड दिया है ताकि लोगों की थोड़ी आदत खराब हो। क्योंकि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि वो लोन ले रहा है, ये बस उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो उस वक्त उसके पास वो होना चाहिए, तो इस करके वो रख लेता है। जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड लगता है तभी बैंक इंट्रोड्यूस करती है ऑफर्स। और ऑफर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन। और मन करता है कि साल भर में ईएमआई कर करके देते रहो। कैशबैक, रिवॉर्ड्स पॉइंट, फ्री मूवी टिकट, नो कॉस्ट ईएमआई। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि ये बैंक इतना सब कुछ फ्री में क्यों देता है। अब 1 लाख का आईफोन है, वो साल भर के लिए नो कॉस्ट ईएमआई के लिए दे रहा है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो उसका फायदा क्या है, वो भी किसी अनजान आदमी को। आज की डेट में जहाँ हवा लोग गुब्बारे बांध बेच रहे हैं, वहां पर बैंक ये सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहा है। देखिए, बैंक इतने स्टाफ की सैलरी और मार्केटिंग पे पैसा लगा के चैरिटी करने तो बैठा नहीं है। जब तक कमाएगा नहीं तब तक किसी को चीज देगा नहीं। इन सब चीजों का पैसा आपकी जेब से लिया जाता है, और वो कैसे लिया जाता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसको यूज करने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं, जिनको बैंक ने नाम दिया है क्रेडिट कार्ड साइकिल। आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड है जिसकी साइकिल 1 अप्रैल से 1 मई तक की है। इसका मतलब हुआ कि 1 अप्रैल से 1 मई तक आप जितना भी शॉपिंग करोगे उसका बिल नेक्स्ट डे मतलब कि 2 मई को जनरेट होगा, और उसकी पेमेंट आप 20 दिन बाद कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप 2 अप्रैल को कोई चीज खरीद रहे हो तो उसका आपको 50 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। और बैंक इतना टाइम आपको इसलिए देता है क्योंकि जो 1 मंथ का टाइम है 1 अप्रैल से 1 मई तक का, इस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें और आपकी हर ट्रांजेक्शन पे बैंक को फायदा हो। ये सबसे पहला तरीका होता है बैंक से आपसे पैसे कमाने का। देखो, ये पूरी गेम समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, वो है नेटवर्क कंपनीज जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, और इंडिया की नेटवर्क कंपनी है रुपे। आज से कई साल पहले जब एटीएम नए नए आए थे, आपके पास जिस बैंक का डेबिट कार्ड होता है आप उस बैंक के एटीएम में पैसे निकाल सकते थे। अगर आपके पास आईसीआईसी का डेबिट कार्ड है तो आप आईसीआईसी के एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हो। बाकी जो डेबिट कार्ड और एटीएम की मशीन होती थी वो हर बैंक की सेम थी। अगर बैंक चाहे तो हर बैंक को यूज करने दे सकते थे, पर फिर भी यूज करने नहीं देते थे, बिकॉज फिर कस्टमर की डिटेल्स आपस में शेयर करनी पड़ती थी। अगर ऐसा होता तो उनके कस्टमर की डिटेल्स दूसरे बैंक में चली जाती। अब जैसे कि आईसीआईसी बैंक के जो प्रीमियर कस्टमर होते हैं उनकी डिटेल अगर एचडीएफसी के पास चली जाए, तो उनको इस बात का डर था कि एचडीएफसी उनके प्रीमियर कस्टमर को रीच करके उनको अच्छे ओवर देके उन कस्टमर को अपना नाम बना ले। पता चले कि एक एटीएम मशीन को यूज करवाने के चक्कर में दोनों बैंक एक दूसरे कस्टमर को रीच कर रहे हैं। अब देखो, जैसे कोई भी बिजनेस हो, एक बिजनेसमैन अपने कंपटीटर को अपने कस्टमर की डिटेल कभी शेयर नहीं करता, तो जो उनका डर था वो जेन्युइन था। अब यहाँ पे नेटवर्क कंपनीज आती है, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे। इन्होंने कहा कि ऐसे तो हर बैंक का नुकसान होगा, पूरे इंडिया में बहुत सी मशीन लगवानी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आप हर कस्टमर की डिटेल हमारे साथ शेयर कर लो, उन सबकी डिटेल आप हमें दे दो। जब भी कोई एटीएम जाएगा हम उसकी डिटेल खुद वेरीफाई करेंगे। आप एक दूसरे को अपने एटीएम में जो ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म करने दो। रही बात कस्टमरों की डिटेल्स की, हम किसी को भी नहीं शेयर करेंगे, हम उनकी डिटेल्स अपने पास सिक्योर रखेंगे। और इस चीज को हर बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, और तब से किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो वो किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। और सेम इसी तरीके से आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो और दुकानदार के पास किसी भी बैंक की मशीन हो, सब में चल जाता है। ये सब होता है वीजा, मास्टर कार्ड, इन सब की वजह से। जितने भी लोग कार्ड यूज करके लेकिन गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया हुआ है कि कंपनीज को इंडिया का सारा डाटा इंडिया में ही रखना होगा, इसलिए इनके जो डाटा सेंटर होते हैं वो इंडिया के अंदर ही होते हैं।
वीजा मास्टर कार्ड का यूज करके आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दुनिया के किसी भी बैंक में। वह बस नेटवर्क कंपनी से आपका डाटा वेरीफाई करेंगे और ट्रांजेक्शन करने देंगे। अब देखिए, जो नेटवर्क कंपनी है इतना कुछ कर रही है, आपका डाटा सेंटर मेंटेन कर रही है, तो ये सब फ्री में तो नहीं करेगी। हर ट्रांजेक्शन पर एक नेटवर्क कंपनी और बैंक कैसे पैसे कमाते हैं, कभी सोचा है? ये एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर कोई सामान खरीदते हैं तो हर ट्रांजेक्शन में 4 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं: नेटवर्क कंपनी, इश्यूअर बैंक, एक्वायरिंग बैंक और शॉपकीपर। नेटवर्क कंपनी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है इश्यूअर बैंक। इश्यूअर बैंक वह बैंक होता है जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो इस केस में इश्यूअर बैंक जो है वो HDFC का होगा। तीसरा होता है एक्वायरिंग बैंक। दुकानदार जिस बैंक की मशीन यूज करके आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे काटता है उस बैंक को कहते हैं एक्वायरिंग बैंक। अगर दुकानदार के पास ICICI की मशीन है तो वो उस केस में एक्वायरिंग बैंक जो है वो ICICI बैंक का होगा। और चौथा होता है आदमी, दुकानदार। अब मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसकी पेमेंट के लिए आपने HDFC का क्रेडिट कार्ड निकाला और दुकानदार ने ICICI की मशीन में आपका क्रेडिट कार्ड लगा के पैसे काट लिए, तो इस केस में HDFC हो गया इश्यूअर बैंक और ICICI हो गया एक्वायरिंग बैंक। तो जैसे ही आप अपना क्रेडिट कार्ड मशीन में लगाओगे, नेटवर्क कंपनी यानी कि वीजा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस वह इस ट्रांजेक्शन की डिटेल खुद वेरीफाई करके इश्यूअर और एक्वायरिंग बैंक को अप्रूवल दे देगी। जैसे ही नेटवर्क कंपनी से अप्रूवल आएगा, इश्यूअर बैंक जो है वह एक्वायरिंग बैंक को 98 रुपीज देगा और 2 रुपए अपने पास रखेगा। और जो एक्वायरिंग बैंक है उस 98 रुपीज में से 1 रुपया अपने पास रखेगा और 97 रुपीज दुकानदार को दे देगा। अब ये जो एक्वायरिंग बैंक है उस बचे हुए 1 रुपए में से 50 पैसे नेटवर्क कंपनी को देगा और 50 पैसे अपने पास रख लेगा। 100 रुपए की ट्रांजेक्शन से 2 रुपए जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास था उसने कमाए, 50 पैसे नेटवर्क कंपनी ने कमाए और बाकी के 50 पैसे जिस बैंक की मशीन थी उसने कमाए। देखिए, ये जो चीज है मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है, बाकी जो परसेंटेज होती है वो चेंज होती रहती है। आप देखोगे यही रीजन है कि दुकानदार मना करता है या फिर पैसे ज्यादा मांगता है जब भी आप उसको क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं। ये जो मेट्रो सिटी के दुकानदार होते हैं या फिर मॉल के अंदर जो दुकानदार होते हैं, ये एक कदम आगे होते हैं। ये पहले से ही अमाउंट प्रोडक्ट के अंदर ऐड करके रखते हैं। ये अमाउंट आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। यही रीजन है कि वीजा, मास्टर कार्ड इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वीजा कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $450 बिलियन से भी ज्यादा है और मास्टर कार्ड की वैल्यूएशन करीब $340 बिलियन है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट और इनकी ग्रोथ भी लास्ट 5 से 10 साल में काफी अच्छी हुई है। अब सोचने वाली बात यह है, जो ये वीडियो है ये आप YouTube पर ही देख रहे हो। क्रेडिट कार्ड से आप नेटफ्लिक्स या फिर स्पॉटिफाई के सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर Amazon से शॉपिंग करते हो अपने एप्पल के आईफोन से। ये सारी कंपनीज US बेस्ड कंपनी तो हैं, क्योंकि जो ये बड़ी कंपनी है ये लॉन्ग टर्म में जरूर ग्रो करेंगे। जब एक ट्रांजेक्शन होता है तो इस पूरे केस में जो इश्यूअर बैंक होता है और जिस बैंक का कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज करता है वह सबसे ज्यादा मुनाफा खाता है। अपने पास ये तो एक तरीका हो गया, इसके साथ साथ इश्यूअर बैंक जो है वह और भी कई तरीके से पैसे कमाता है। ट्रांजेक्शन चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, EMI इंटरेस्ट चार्जेस, कैश विड्रॉ फीस, ओवर लिमिट फी। इसके अलावा भी कई कंपनी से टाइप करके पॉइंट्स रिडीम करके ऐसे कई तरीके हैं जिससे इश्यूअर बैंक पैसे कमाता है। यही रीजन है कि बैंक चाहता है कि वह हर केस में इश्यूअर बैंक बने, इसलिए आपको बैंक कैसे भी करके अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड देना चाहता है। और इश्यूअर बैंक बनने के लिए बैंक मॉल से लेकर फोन, SMS हर जगह अपने स्टाफ को आपके पीछे लगा देता है कि कैसे भी करके आप उसका क्रेडिट कार्ड लो। जितना पुश एक बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए करता है उतना किसी भी चीज के लिए नहीं करता। एक बैंक को क्रेडिट कार्ड देने से कितना फायदा होता है इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि 12% लोग क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर देते हैं, पैसे नहीं दे पाते, उसके बाद भी बैंक फायदे में रहता है। इसके बाद भी ये लोग यही नहीं रुकते, कई तरीके से ट्रिक्स खेलते हैं आपके साथ। ये जो नो कॉस्ट EMI आपको बोलते हैं इसमें भी आपका नुकसान होता है। नो कॉस्ट EMI को लेकर RBI ने नोटिस जारी किया था कि ये एक तरह का धोखा है और मोस्टली कंपनी यही करती है। इसमें चीजें छुपाई जाती हैं कस्टमर से, जानबूझकर इसका नाम नो कॉस्ट EMI रखा गया। आप ट्राई करके देख लेना, ये कभी भी इसको नो इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट फ्री EMI नहीं बोलते, क्योंकि अगर ये ऐसा बोलेंगे तो लीगली ये गलत साबित होंगे कोर्ट में। अब ये जो नो कॉस्ट EMI है ये काम कैसे करती है, इसको एक मोबाइल के एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कस्टमर को मोबाइल खरीदना है तो कस्टमर के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो जगह जगह पर जाकर रेट चेक करके जहां से सस्ता मिले वहां पर जाकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले ले। लेकिन बैंक ऐसा नहीं चाहता, बैंक चाहता कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो और EMI पर लो। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। अब पहले जब मोबाइल कंपनी 1000 मोबाइल बेचकर 10,000 कमाती थी, अब हो सकता है वह 3000 मोबाइल बेचकर 30,000 कमाने लगे, क्योंकि EMI के ऑप्शन से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और लोग ज्यादा खरीदते हैं। और जब मोबाइल कंपनी ज्यादा कमाएगी तो बैंक के साथ वह प्रॉफिट भी ज्यादा शेयर करेगी। दूसरी चीज, जैसे ही आप EMI से कुछ लेते हैं तो ये एक लोन की तरह एक्ट करता है और आपको एक लोन प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। ये आपको बताया नहीं जाता।
वह बाद में जब आप स्टेटमेंट देखते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है। ये आपके मोबाइल की कीमत को बढ़ा भी देती है। और तीसरी चीज, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वह पैसा टोटल पैसे में ही ऑलरेडी ऐड कर दिया जाता है। और जैसे ही आप ईएमआई का ऑप्शन करते हो, जितने भी ऑफर होते हैं वह सब कैंसिल कर दिए जाते हैं और इस तरीके से भी मोबाइल का प्राइस एक तरह का बढ़ जाता है। और एक चीज नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन में और होती है, पहले ये इंटरेस्ट अमाउंट आपसे लेते हैं और जब आपकी ईएमआई पूरी हो जाती है कैशबैक या फिर बोनस बोलकर आपको पैसे वापस करते हैं। अगर किसी को आपसे इंटरेस्ट नहीं लेना है ईएमआई पर तो पहले ये लेकर आपको वापस क्यों करेंगे? वह इसलिए क्योंकि जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उस पर जीएसटी लगता है और ये जो जीएसटी का अमाउंट होता है ये भी कस्टमर को देना पड़ता है। जब आप अपना स्टेटमेंट खोल के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये चीज भी आपको बताई नहीं जाती और इससे भी मोबाइल का प्राइस बढ़ जाता है। कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑफर देती है, कहती है कि शुरू के 6 महीने पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद की जो बची हुई 6 ईएमआई होती है उन पर इंटरेस्ट लगा देते हैं। उस केस में ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर अपना अमाउंट कवर कर लेते हैं। अगर 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो शुरू के 6 महीने इंटरेस्ट नहीं लगेगा और बाद के जो 6 महीने बचे हुए हैं उसमें 24% का इंटरेस्ट देते हैं। और ईएमआई के ऑप्शन में आप मोल भाव भी नहीं कर सकते, तो 1-2 हजार का नुकसान वो भी होता है। ऐसे कर करके जो इंटरेस्ट आप बचाते हो उसी जगह आपको डबल अमाउंट पे करना पड़ता है। और ये उस केस की बात है जहाँ पर ये कह रहे हैं नो कॉस्ट ईएमआई, और जहाँ पर ये बोल रहे हैं ये इंटरेस्ट लेंगे वहां पर और ज्यादा महंगा पड़ जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई ये पुराने या आउटडेटेड प्रोडक्ट में रख सकते हैं जो नहीं बिकते। नो कॉस्ट ईएमआई का सिंपल सा फंडा है, सेल मोर, सेल फास्ट और सेल आउटडेटेड। तो देखो, अब आप कहोगे कि क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए कि नहीं। क्रेडिट कार्ड से एक इंसान को ऐसा लगता है कि उसके पास पैसा है, जबकि उसके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तरह का आप उधार लेकर सामान खरीद रहे हो। अब इसमें आप भी कह सकते हो कि इसमें कौन सा बड़ी बात है, किसी के आगे पैसे तो नहीं मांगने पड़ रहे, कोई लोन तो नहीं लेना पड़ रहा, थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा लग जाए तो क्या हुआ, इज्जत तो बची हुई है। देखिए, बैंक से लोन या किसी से उधार जब आप लेते हो तो बहुत जरूरी काम के लिए लेते हो। आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट उठाकर देखोगे तो जो भी आपने सामान लिया है आप उसको नोटिस करिएगा, क्या वह बहुत ही एक्स्ट्रा इमरजेंसी वाले काम के लिए आपने उसको यूज किया। आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाकर आपकी आदत खराब की जाती है ताकि वो सामान भी आप खरीद पाओ जो आपको खरीदना नहीं चाहिए। अब बताइए, अगर ईएमआई का ऑप्शन नहीं हो तो कितने लोग आईफोन खरीदेंगे एक साथ इतना पैसा देकर। लेकिन ये ईएमआई के ऑप्शन की वजह से जिसकी सैलरी 30 से 35 हजार है वह भी आईफोन खरीद रहा है। ये आपको एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसा देता है। पहले तो आप 1.5 लाख का आईफोन ज्यादा इंटरेस्ट देके 2 लाख में खरीदते हो और उसके बाद जो नौकरी आप अपनी शर्तों पर कर रहे होते हो वो आपको मजबूरी में करनी पड़ती है। इसके ऊपर से आपको जो मिनिमम अमाउंट का जो ऑप्शन दिया जाता है ये एक तरह का ट्रैप है। अगर आप मिनिमम पेमेंट करते रहोगे तो आप पूरे साल पैसे भरते रहोगे, उसके बाद भी पूरा नहीं हो पाएगा। और बैंक वाले चाहते हैं कि आप ईएमआई मिस करें ताकि इनकी बाकी सारे ऑप्शन खुल पाए। ये जो लेट पेमेंट पर पेनल्टी लगती है ये 2 से 3% मंथली होती है। अगर 2% मान के चले तो 24% होता है साल का, ये बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इंटरेस्ट देने में एक दिन लेट हो जाओ तो ये एक दिन का इंटरेस्ट नहीं लेते बल्कि 45 दिन पर इंटरेस्ट लगाते हैं। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, जो जिम्मेदार होता है वो गरीबों से उनकी जमीनें गिरवी रखता है और उनको पैसे देता है, पूरी जिंदगी वह काम करवाता है, उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड मॉडर्न टाइम का जिम्मेदार है, जिसको सही से अगर यूज नहीं किया तो ये आपको बहुत बड़ी दिक्कत में डाल देगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड अगर सही से यूज किया जाए तो ये बहुत अच्छा टूल है। सबसे पहली चीज, आपको क्रेडिट कार्ड से वही चीज खरीदनी है जिसका पैसा आपके पास हो, कि उस उम्मीद में कि आगे पैसा आ जाएगा, कि कल अमीर हो जाओगे। ये सब सोच के जब आप प्रोडक्ट बिना सोचे समझे खरीदोगे तो एक डेब्ट ट्रैप में फंसोगे। मान लीजिए आपको 1.5 लाख आईफोन लेना है, आप उसको क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो। अब जो पैसा आपने आईफोन देने के लिए रखा है उसको आपको 50 दिन बाद देना है। उस पैसे को आप शॉर्ट टर्म एफडी की तरह भी यूज कर सकते हो जो 1 मंथ के लिए होता है। उससे जो इंटरेस्ट आएगा उसको आप यूज करके एक तरह अपना आईफोन सस्ता भी कर सकते हो। देखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करें हमेशा फुल पेमेंट करनी है आपको, मिनिमम अमाउंट के चक्कर में ना पड़े। और कुछ जगह पर आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना, जैसे कि पेट्रोल पंप। यहाँ पर 1% सर्विस फीस और अराउंड 7% जीएसटी लगता है। सर्विस फीस तो फिर भी कुछ केसेस में रिफंड हो जाती है, लेकिन जीएसटी आपको देना पड़ेगा। दूसरा, आईआरसीटीसी में जब आप बुकिंग कर रहे हो उसमें आपको 1 से 2% एक्स्ट्रा लगता है। उस टाइम पर आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना। पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन, इन सब के वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इससे आपको 2 से 3% फी पे करनी होती है, प्लस जीएसटी अलग से देना होता है। दूसरा, आपको किसी भी कीमत पर क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना है, वरना आप एक बहुत ही बड़े डेब्ट ट्रैप में फंसोगे। बैलेंस ट्रांसफर यानी कि एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड को पे नहीं करना। इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी एक्स्ट्रा लगेगी। इंश्योरेंस या फिर एलआईसी के प्रीमियम होते हैं, इसको भरने के लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना। 1 से 1.5% एक्स्ट्रा लगता है इसमें। क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है इसको कैश या फिर चेक से भी भरना नहीं चाहिए, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं 300 से 500 तक। और जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है
पहली चीज आपको ये देखना है कि आपके टाइप का क्रेडिट कार्ड है कि नहीं। आप साल में 1 या 2 बार फ्लाइट यूज करें, उसके लिए आपने फ्लाइट और लॉन्च वाला क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप Amazon से ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो आप Amazon इंटीग्रेटेड कार्ड खरीदिए, ताकि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करें तो उसमें आपको बेनिफिट मिले। दूसरी चीज ये भी देखनी होती है कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सबसे ज्यादा प्लेंटी ले रहा है। आपको इंटरेस्ट रेट भी कंपेयर करना है, और ये जो क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी होती है ये भी आपको कंपेयर करनी है, या तो एकदम कम हो या फिर हो ही ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फ्री कार्ड है, जिसमें पहले साल तो फी नहीं लगती, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो वह चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज भी आपको कंफर्म करनी है। और किस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको लेना है, ये आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर जाकर 20-30 प्रोडक्ट को रिव्यू करके देख सकते हो कि कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज्यादा ऑफर दे रहा है। अब जो लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में ऑलरेडी फंस गए हैं और हर महीने मिनिमम पेमेंट देकर अपना काम चला रहे हैं, देखिए मिनिमम पेमेंट देकर आप अपना क्रेडिट कार्ड कभी खत्म नहीं कर पाओगे। आप पैसे देते रहोगे लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो इंटरेस्ट लगता है वह बहुत ज्यादा लगता है। वह 36% के करीब लगता है पूरे साल का। इससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने किसी दोस्त से उधार लें या फिर किसी बैंक से लोन उठाएं, जैसे कि पर्सनल लोन जैसे, और उसको पूरा करें। क्योंकि जो पर्सनल लोन होता है वो 14 से 15% पर मिलेगा, जो कि 30% से काफी कम होता है। एटलीस्ट जिस टाइम के लिए आपने पर्सनल लोन लिया है उसमें खत्म तो हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम पेमेंट अगर आप देंगे तो उससे खत्म नहीं हो पाएगा। आपके पास कोई भी लोन हो, चाहे कार लोन, होम लोन या फिर पर्सनल लोन हो, ये चीज याद रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड जो है ये आपको सबसे पहले खत्म करना है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।